गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मॉस की इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो मॉस में हमारा जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, शायद कॉलम एंड स्टेट पढ़ा था। हाँ, कॉलम एंड स्टेट। आज हम लोग पढ़ते हैं पतले बेलनाकार एवं गोली खोल। पतले बेलनाकार एवं गोली खोल बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और आसान सा है। केवल 2 क्लास में हो जाएगा। एक क्लास में आपकी थ्योरी हो जाएगी और एक क्लास में आपके सारे न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि इसके आपको न्यूमेरिकल आते जरूर हैं। एक ना एक न्यूमेरिकल आपको जरूर देखने को मिलेगा इस एग्जाम में। आपको जब भी आपका मॉस का एग्जाम आएगा, आपको इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल 5 नंबर का जरूर मिलता है। हर साल मिलता है, हर बार मिलता है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो अब हम लोग आज शुरू करते हैं पतले बेलनाकार एवं गोलीय खोल। तो सबसे पहले नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि पतले बेलनाकार एवं गोलीय खोल। खोल क्या होता है? खोल किसी भी खोखले ऑब्जेक्ट को हम लोग खोल कह सकते हैं। ठीक है, जो अंदर से खोखला हो, बाहर आवरण लगा हुआ हो, उसको हम लोग कहते हैं खोल। गोली मतलब क्या है? गोला, यानी कि जैसे बिल्कुल एक स्फेयर होता है, एक फुटबॉल होती है, एक गेंद होती है, उसको कहते हैं हम लोग गोली। बेलनाकार सभी को पता है, एक सिलेंडरिकल जो आपका खोल होगा, जैसे गिलास वगैरह होते हैं वो सिलेंडरिकल फेस में होते हैं, या आप कुछ भी आप कह सकते हैं जो बेलनाकार शेप में हो। हमारे सिलेंडर वगैरह जो भी होते हैं गैस के, वो हमारे बेलनाकार होते हैं। अब बात आती है पतले। कैसे पता लगेगा कि कौन सा खोल पतला है, कौन सा खोल मोटा है? तो कोई भी अगर हम लोग खोल लेते हैं तो खोल जो होता है कुछ ऐसा होता है। कोई भी सिलेंड्रिकल हो या आपका स्फेरिकल हो, दोनों का अगर हम लोग क्रॉस कट करेंगे, बीच से कट करेंगे, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है मुझे खोल। इसमें केवल और केवल आपके पास 2 डायमेंशन होती हैं। उसी से पता लगेगा कि ये खोल पतला है या मोटा है। एक तो इसका डायमीटर, एक तो इसका डायमीटर जो इन आउटर डायमीटर है वो, ये इनर डायमीटर है, और इसकी एक थिकनेस जिसको कहते हैं टी, जिसको कहते हैं मोटाई। भाई खोल है तो खोल की कुछ मोटाई होगी। ये बाह्य व्यास है, ये आंतरिक व्यास है, आंतरिक व्यास। ठीक है, ये 3 चीजें अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा खोल मोटा है या कौन सा खोल पतला। मेन जो मोटा खोल और पतला खोल है, इस मोटाई पर डिपेंड करता है, मोटाई और बाह्य डायमीटर पर। देखिए, जिस खोल, पहले हम लोग कहते हैं मोटे खोल। मोटे खोल क्या होता है? टी अपॉन डी इज ग्रेटर देन, इक्वल टू 1/10, जिसका जो थिकनेस होगी है वो अगर 1/10 से ज्यादा है, जिसकी जो मोटाई है, किसी भी खोल की मोटाई है उसके डायमीटर से 10 गुने से ज्यादा है, तो वह खोल हमारे मोटे खोल कहलाते हैं। फिर से सुनिए, वह खोल जिसकी मोटाई उसके व्यास के 10 गुने से ज्यादा होती है, तो वह हमारे खोल कहलाते हैं मोटे खोल। 10 गुने से ज्यादा, यानी कि इसका अगर मैं बात करूं, ये मोटाई इसका डायमीटर अगर ये फॉर एग्जाम्पल 100 mm है, तो ये जो 10 mm होगा, 10 mm तक ही इसके हमारे मोटे खोल पतले खोल कहलाएंगे। 10 से जैसे ही हम लोग 11 आएंगे, यहाँ पर इक्वल टू हटा दीजिए, इक्वल केवल ग्रेटर देन। यदि मैं बात करूं पतले खोल की, पतले खोल क्या होंगे? तो जहां पर टी एंड डी का रेशियो इज लेस देन इक्वल टू होगा 1/10, यहां पर आएगा इक्वल टू, यानी कि 10 तक है तब तक भी आपके हमारे पतले खोल कहलाएंगे। जैसे ही वो 10 से ऊपर जाता है तो वो हमारे मोटे खोल हो जाते हैं। ये हमारा 11 अगर है तो मोटे खोल है, और अगर पतला खोल की बात करें तो 10 तक हमारे, 1 से लेके 10 तक हमारे पतले खोल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो पतले खोल और मोटे खोल में अंतर समझ में आ गया। जिस खोल का मोटाई, जिस खोल की मोटाई उसके व्यास के 10 गुने से कम होती है, तो वह खोल हमारा पतला खोल कहलाता है, और ज्यादा होती है तो वो हमारा मोटा खोल कहलाता है। अभी हमको केवल देखना है पतले खोल, तो अभी हम लोग केवल देखेंगे टी अपॉन डी का जो रेशियो है, जो अनुपात है, 1/10 से कम हो या
उसके बराबर हो। क्लियर? अगर आपके किताब में वो सारी डेफिनेशन दी है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। पतले खोल ऐसे खोल जिनकी दीवार की मोटाई खोल की अनुप्रस्थ काट की माप की तुलना में बहुत कम होती है, अथवा खोलों की दीवार की मोटाई उनके व्यास के लगभग 1/10 गुने से कम होती है, पतले खोल कहलाते हैं। बात एक ही है, मैंने आपको जो बताया वही चीज लिखी हुई है। तो ये हो जाएंगे पतले खोल और ये हो जाएंगे मोटे खोल। दोनों में अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। मैंने आपको बता दिया, अगर ये 100 mm है तो 10 तक हमारे पतले खोल रहेंगे और 10 के ऊपर जो भी होंगे हमारे मोटे खोल के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा पतले। और पतला आपको समझ में आ गया कैसे कहेंगे, मोटा आपको समझ में आ गया, बेलनाकार आपको समझ में आ गया, गोली समझ में आ गया, खोल किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। मेन ये है पर मोटा और खोल और पतले खोल में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है। अब बात करते हैं, हमको पढ़ना क्या है इसमें, हमको प्रतिबल तथा विकृति पढ़नी है। यहाँ पर पतले और मोटे खोल जो भी है, पतले खोल में प्रतिबल तथा विकृति। तो अगर हम लोग देखते हैं, पहले प्रतिबल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग बेलनाकार खोल। बेलनाकार खोल में प्रतिबल, सबसे पहले हम लोग प्रतिबल देख लेते हैं। बेलनाकार खोल में प्रतिबल, बेलनाकार खोल कुछ ऐसे होते हैं, ये होते हैं बेलनाकार खोल। यदि बेलनाकार खोल की मैं बात करूं तो अगर इसके अंदर चारों तरफ से बंद करके इसमें दाब भर दिया जाए, यानी कि इसको अंदर प्रेशर अगर बढ़ाया जाए, दाब इसका बढ़ाया जाए, तो ये क्या होगा, एक टाइम के बाद ये टूट जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा, ये जो है दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। तो इसके दो दो टुकड़े में अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो इसके दो प्रोसेस हैं, या तो ये ऐसे फटेगा या फिर ऐसे टूटेगा। ठीक है? यानी कि अगर ये ऐसे कट रहा है तो ऐसे हमारा अलग अलग हो जाएगा, इसका जो पोजीशन होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इसको हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, या इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसमें दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक तो आपका ऐसे टूटेगा या दूसरा आपका इधर से टूट जाएगा, ऐसे बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अभी आपको पहले एक समझते हैं, आप हेडिंग डाल लीजिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल, हेडिंग डाल लीजिए आप अनुदैर्ध्य प्रतिबल। फिगर अब मैं जो बना रहा हूं वो आप बना लेंगे। सब कुछ यहाँ पर आपको फिगर से ही समझ में आएगा, जितना साफ फिगर आप बनाएंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर बल लग रहा है, अंदर है प्रेशर P, दाब, ठीक है, और ये टूट रहा था, कुछ ऐसा टूट रहा है। ये कुछ ऐसा टूट के अलग हो गया, ये दोनों आपस में ऐसे अलग अलग हो गए, ये देखिए, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ऐसा है, ये है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी पर हमें अध्ययन करना है।
बाहर से लग रहा होगा प्रतिबल और अंदर लग रहा है दाब P, और ये है थिकनेस T। समझने की कोशिश कीजिए, अंदर बाहर से क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा L, अंदर लग रहा है दाब P। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, ये अंदर का जो दाब होगा वो बाहर के प्रतिबल के बराबर होगा। अब इसको दो बल जो है कुछ ये उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये इसको टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा है, और संतुलन की अवस्था में दोनों जो होंगे वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि सिग्मा L इंटू टी, सिग्मा L और इंटू टी। सिग्मा L को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिग्मा L का अभी सिग्मा L ही रहते हैं, सिग्मा L इंटू टी इक्वल टू, अंदर क्या है, कितना बल है, दाब गुणित क्षेत्रफल, दाब है मेरा P और क्षेत्रफल है मेरा π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी है हमारा इंटरनल डायमीटर। क्या है देखो बेटा कि P मेरा दाब है, दाब गुणित क्षेत्रफल से बन गया मेरा अंदर का बल, ठीक है, दाब गुणित क्षेत्रफल, ये P हो गया, और π/4 इंटू डी स्क्वायर ये हमारा इसका क्षेत्रफल हो गया। अब बात करें इसकी, सिग्मा L, सिग्मा L को मैं लिख सकता हूं सिग्मा इक्वल टू F अपॉन A होता था, तो F इक्वल टू मैं सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूं, क्या F इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा L इंटू ए क्या है इसका, पाई इंटू डी, पाई इंटू डी, यानी कि इसको मैं सिग्मा L की जगह यहाँ F लगा देता हूं, बल जो बाहर जो लग रहा है वो मेरा बल लग रहा है, अभी सिग्मा नहीं लग रहा है, मान लीजिए FL लग रहा है, यानी कि बल लग रहा है, बाहर से जो मेरा दाब लग रहा है वो बल लग रहा है, उस बल को मुझे प्रतिबल के टर्म में इसको नोट कर लिया। आपको पता है प्रतिबल बराबर होगा बल गुणित क्षेत्रफल, तो बल बराबर हो गया प्रतिबल गुणित क्षेत्रफल, प्रतिबल गुणित क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आ गया प्रतिबल सिग्मा L इंटू क्षेत्रफल है पाई इंटू डी, यानी कि इसकी परिधि पर लग रहा है, किस पर लग रहा है, परिधि पर, तो परिधि का क्या होता है पाई इंटू डी, ये हम लोग साइड में नोट कर लेंगे, यह आ जाएगा सिग्मा L इंटू पाई इंटू डी इंटू टी इक्वल टू P इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। यहां से हमारा सिग्मा L का मान निकाला है, कुछ कट रहा है तो काट देंगे, पाई कट रहा है, डी से एक डी कट गया, यहां बचा सिग्मा L इंटू टी इक्वल टू P डी 4, सिग्मा L बराबर हो गया P डी अपॉन 4T, ये आ गया मेरा अनुदैर्ध्य प्रतिबल PD अपॉन 4T, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान आ गया PD अपॉन 4T। फिर से समझ लीजिए, एक कोई सिलेंडर सरफेस है और सिलेंडर सरफेस जो है वो ऐसे फट रही है इस दिशा में, एक पार्ट इधर जा रहा है तो दूसरा पार्ट इधर आ रहा है, ऐसे अगर टूटती है तो कुछ ऐसा टूटा हुआ पोर्शन ऐसा दिखेगा, ये पोर्शन इधर गया, ये दूसरा पोर्शन इधर गया, ठीक है। अब जो अंदर जो हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, टूटा हुआ पोर्शन, जिस पर मुझे अध्ययन करना है। बाहर जो लग रहा है वो बल लग रहा है, ठीक है, या कह दें प्रतिबल लग रहा है, तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल गुणित एरिया, तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ये हमें ध्यान रखना है, ये तो कॉमन सा फॉर्मूला है, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो ये मेरा यहाँ पर लग रहा है प्रतिबल लग रहा है, और यहाँ पर अंदर लग रहा है मेरा दाब लग रहा है, अंदर लग रहा है मेरा दाब, तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया, F इंटू टी यानी बल गुणित यानी कि इसका क्षेत्रफल या मोटाई, बल जो है वो कितनी मोटाई पर लग रहा है, ये जो मोटाई है इसको बचाने की कोशिश कर रहा है, और जो बल है वो भी इसको बचाने की कोशिश कर रहा है, अंदर है P इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल अंदर का π/4 इंटू डी स्क्वायर। F बराबर क्या हो जाएगा मेरा सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा L फॉर लॉन्गिट्यूडनल, ए है पाई इंटू डी जिसका जो परिधि का क्षेत्रफल, इंटू टी ये आ गया P π/4 इंटू डी स्क्वायर, जो भी कट रहा है काट दिया, सिग्मा L का मान आ गया P डी अपॉन 4T, ये हमारा पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया अनुदैर्ध्य विकृति का, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का पहला फॉर्मूला। हमको ध्यान रखना है सिग्मा L बराबर होता है
पी डी अपॉन 4t, ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा होता है हूप प्रतिबल या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी कह सकते हैं इसको। उसमें क्या होगा, सेम है, अब ये ऐसे टूटेगी, बल मेरा लग गया ऐसे, तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे टूटेगी, ये कुछ ऐसा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, आई थिंक थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। क्या हो रहा है, अब जो सिलेंडर जो टूट रहा है वो ऐसा टूट रहा है, तो इसकी अगर मैं बात करूं क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इसका मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो है चल रहा है हूप प्रतिबल, हूप प्रतिबल या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जिसे कहते हैं, हूप प्रतिबल, ये हेडिंग डाल दीजिए, हूप प्रतिबल या परिधीय प्रतिबल भी इसको कहते हैं, या परिधीय प्रतिबल, परिधीय प्रतिबल एक ही बात है, हूप प्रतिबल या परिधीय प्रतिबल एक ही बात है। यहां पर लग रहा है दाब P, जो कि दाब है, अंदर लग रहा है, जो कि लग रहा है ऐसा कुछ, और बाहर लग रहा है प्रतिबल, क्या, सिग्मा सी, सिग्मा सी यानी कि एफ अपॉन ए, सिग्मा सी का मतलब एफ अपॉन ए, एफ जो है अब लग रहा है एफ सी, एफ का मतलब है एफ सी, एफ सर्कमफ्रेंशियल इनटू एरिया जो हो जाएगा ये बाहर का एरिया, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा जो तोड़ने की कोशिश कर रहा है और कौन सा बचाने की कोशिश कर रहा है, दोनों को इक्वल कर देंगे, हमारा मान निकल कर आएगा सिग्मा। देखिए पहले एफ सी इंटू ए, एफ सी इंटू ए, क्या है हमारा, तो सीधे सीधे हम लोग प्रतिबल की टर्म में ले लेते हैं, एरिया ये वाला, ये थिकनेस है टी, ये थिकनेस है टी, ये अंदर जो डायमीटर है डी, और बाहर आउटर का डायमीटर जो है वो है डी। तो दाब गुणित क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है, ये इसका अगर मैं एल मान लेता हूं, इसकी जो लेंथ है वो एल मान लेता हूं, तो एल इंटू डी लिख सकता हूं क्या, एल इंटू डी, इसका अगर लेंथ में एल मान लेता हूं, एल इंटू डी, ये आ गया हमारा दाब गुणित क्षेत्रफल इक्वल टू, बचा कौन सा रहा है, सिग्मा सी इंटू एरिया, एफ सी की जगह सिग्मा सी इंटू ए लिख रहा हूं, सिग्मा सी इंटू एरिया कितना है, एल इंटू टी, क्या है, एल इंटू टी,
और वो है 2 बार। 2 बार क्यों? क्योंकि L इंटू टी यहाँ पर भी है और L इंटू टी ऊपर भी है, तो 2 बार लग रहा है, तो इंटू 2 कर दो या 2 बार लिख दो, बात एक ही है। तो सिग्मा सी इंटू L इंटू टी इंटू 2, बस और कुछ नहीं है। इसको काट देते हैं जो भी कट रहा है, तो L से L गया, बस और कुछ कट रहा है क्या? पी डी इक्वल टू सिग्मा सी इंटू 2t, और सिग्मा सी इक्वल टू आ गया पी डी अपॉन 2t। ये आ गया हमारा परिधि प्रतिबल सिग्मा सी, इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, यानी कि परिधि प्रतिबल का जो मान आ गया वो आ गया पी डी अपॉन 2t। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले बनकर आए, पहला आया था पी डी अपॉन 4t, दूसरा आया हमारा पी डी अपॉन 2t। कंफ्यूज नहीं होना है, सिग्मा सी सिग्मा इंटू एफ अपॉन ए होता है, ना कि एफ इंटू ए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो सिग्मा एफ का मान क्या लिख दिया? सिग्मा सी इंटू ए, तो सिग्मा सी इंटू एरिया या एल इंटू टी इंटू 2। अब 2 क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर दो क्षेत्रफल है, एल इंटू टी, एक ये वाला क्षेत्रफल है, दूसरा ये है, तो इंटू 2 इसलिए किया, ये आ गया पी डी अपॉन 2t। तो ये हो गया हमारा बेलनाकार खोल में प्रतिबल। दो प्रतिबल होते हैं, एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा होता है परिधि प्रतिबल। अब आते हैं हम लोग इस पे गोली खोल पे, ठीक है। यहाँ पर दो प्रतिबल हो गए आपके, दोनों प्रतिबल मैंने आपको बता दिया, बेलनाकार खोल में प्रतिबल। अब आते हैं हम लोग गोली खोल में प्रतिबल। इसमें गोली खोल में प्रतिबल, गोली खोल में प्रतिबल। गोला कैसा होगा? बिल्कुल गोल होगा। अब इसमें ये देखिए, चाहे वो ये ऐसे में फटे या ऐसे में टूटे, बात एक ही है। गोला जो है वो कहीं से भी आप काट दीजिए एक सा ही दिखेगा, बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा, यानी कि कुछ ऐसा दिखेगा आपको। कुछ ऐसा है गोला आपका, हमेशा ऐसा ही कटा हुआ दिखेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में काट दीजिए, यानी कि इसमें आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल ही अकेला होता है, इसमें कोई भी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस नहीं होता है या परिधि प्रतिबल नहीं होता है। आप या कह लीजिए परिधि होता है तो अनुदैर्ध्य नहीं होता, कोई एक ही आप मान लीजिए। तो गोली खोल में अगर प्रतिबल की बात करें तो इसमें एक ही दिया गया है, उसमें नाम कुछ भी नहीं दिया गया है, स्ट्रेस इन स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो हम लोग सिग्मा एस मान लेते हैं स्फेरिकल के लिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है। इससे आप समझ लीजिए कि गोला जो है कुछ ऐसा कटेगा, इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा बनेगा, अंदर दाब है P, बाहर है आपका सिग्मा एस, सिग्मा एस यानी कि एफ एस अपॉन ए, ठीक है। अंदर दाब है P और बाहर से लग रहा है सिग्मा एस। तो सबसे पहले बताएंगे ये सिग्मा एस इंटू ए, एफ एस बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा एस इंटू ए, तो सिग्मा एस इंटू ए क्या है हमारा? वही मेरा बिल्कुल परिधि पर लग रहा है, कितना? पाई इंटू डी इंटू टी, पाई डी इंटू टी इक्वल टू अंदर क्या है? दाब, और पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, बिल्कुल वही जैसा हमारा चल रहा था, अनुदैर्ध्य प्रतिबल चल रहा था सिलेंडरिकल सेल में, वैसे ही है हमारा जो भी हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा इसमें हमारा गोली खोल में, वो बिल्कुल वैसे ही आएगा। पाई से पाई कट गया, डी से एक डी कट गया, सिग्मा एस इंटू टी इक्वल टू पी डी अपॉन 4, और सिग्मा एस बराबर आ गया पी डी अपॉन 4t। तो अब ये हो गया मेरा तीसरा फॉर्मूला,
तो हम लोगों ने अभी तक दो तीन फॉर्मूले देख लिए। दो देखे हम लोगों ने बेलनाकार खोल में और एक देखा हम लोगों ने गोली खोल में। पहला बेलनाकार खोल में देखा अनुदैर्ध्य प्रतिबल PD अपॉन 4T, दूसरा देखा हम लोगों ने परिधीय प्रतिबल PD अपॉन 2T, और इसमें हम लोगों ने देखा क्या गोली खोल में तो गोली प्रतिबल देख लेंगे, स्फेरिकल स्ट्रेस उसको नाम दे देते हैं, सिग्मा एस का नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, PD अपॉन 4T। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले निकल कर आ गए। हमारा प्रतिबल का पोर्शन खत्म हो गया। प्रतिबल हमारे हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो हेडिंग में है केवल उसका ही प्रतिबल और विकृति निकालनी है। तो बेलनाकार खोल का प्रतिबल हो गया अनुदैर्ध्य और परिधि, और गोली खोल का अनुदैर्ध्य और परिधि एक ही होता है, तो एक ही प्रतिबल हम लोग निकालिए। तो टोटल हो गए तीन फॉर्मूले। अब हम लोग देखते हैं गोली खोल में बेलनाकार खोल में विकृति। अब हम लोग देखते हैं बेलनाकार खोल में विकृति। बेलनाकार खोल में विकृति। यहाँ पर आपको तीन प्रकार की विकृति मिलेगी। एक तो होगी लंबाई के दिशा में, देख लंबाई की दिशा के लंबवत, और तीसरा होता है आयतन विकृति। तीन प्रकार की आपको विकृति देखने को मिलेगी। तो पहला होता है अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन फिर परिधीय विकृति, और तीसरा हो जाता है आयतन विकृति। ठीक है, तो पहला हेडिंग ला लीजिए अनुदैर्ध्य विकृति। पहला है अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति को कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति। इसका तो आपको पता है कि अनुदैर्ध्य विकृति क्या है, कि लंबाई की दिशा में अगर विकृति हो रही है तो उसको कहते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य विकृति, और लंबाई की दिशा के लंबवत जो विकृति होती है उसको कहते हैं हम लोग परिधीय विकृति। तो ई एल की इसमें डिनोट करेंगे, विकृति को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, तो ई एल क्या हो जाएगा मेरा अनुदैर्ध्य विकृति माइनस पार्श्व विकृति, यानी कि एक्स की दिशा में हुई विकृति माइनस वाई की दिशा में विकृति। एक्स की दिशा में सिग्मा एक्स अपॉन ई अनुदैर्ध्य विकृति को हम लोग ऐसे नोट करते हैं, और पार्श्व विकृति को लिखते हैं हम लोग एम ई। सभी को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर में, अनुदैर्ध्य विकृति माइनस पार्श्व विकृति, ये हो जाएगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति। दोनों चीज अलग अलग है। ये लंबाई की दिशा में जब विकृति होती है तो चौड़ाई की दिशा में क्या होती है, कमी आती है, इसको हम लोग कहते हैं पार्श्व विकृति। जब हम लोगों ने पढ़ा होगा पाइजन अनुपात वगैरह, अनुदैर्ध्य विकृति माने पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति को क्या कहते हैं हम लोग, पाइजन अनुपात। बिल्कुल आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। ये जो फॉर्मूले हैं वो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं। यहाँ पर जो सिग्मा एक्स है इसको हम लोग सिग्मा एल के रूप में अभी हम लोगों ने जो नोट किया, अभी हम लोगों ने निकाला क्या PD अपॉन 4T, और सिग्मा जो वाई है वो सिग्मा सी के रूप में हम लोग नोट करेंगे PD अपॉन 2T। बस नोट कर देंगे यहाँ पर ई एल इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स का मान हम लोग रख रहे हैं PD अपॉन 4T ई माइनस सिग्मा वाई का मान हमने PD अपॉन 2T एम ई। ई एल बराबर हो जाएगा, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, PD अपॉन 2TE, ये कॉमन आ रहा है, कुछ बचा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 1 माइनस 1 अपॉन 2TE 1 अपॉन एम। ये देखिए ये बना हमारा चौथा फॉर्मूला अनुदैर्ध्य विकृति का, क्या बना PD अपॉन 2TE 1 माइनस 1 अपॉन एम। अब विकृति बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर दो चीज पूछी जाती है, या तो अनुदैर्ध्य विकृति ज्ञात कीजिए या लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो विकृति बराबर हम लोगों ने पढ़ा है डेल्टा एल अपॉन एल, बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। विकृति बराबर होता है डेल्टा एल अपॉन एल। तो जब भी अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में पूछा जाए तो अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला ये है।
लेकिन जब भी पूछ लिया जाए कि लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करो, तो लंबाई में परिवर्तन कैसे हो जाते हैं, ये है लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। तो इसको इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर से रफ कर दे रहा हूं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। ये तो एक फॉर्मूला बन ही गया, पी डी अपॉन 2TE 1 माइनस 1 अपॉन एम। आपको अलग कुछ भी याद नहीं करना, केवल ये एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, पी डी अपॉन 2TE 1 माइनस 1 अपॉन एम, उसी से ही ये वाला बन रहा है। यदि आपको लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करना है, लंबाई में परिवर्तन यानी कि डेल्टा एल का मान अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, इस एल को इधर गुणा कर देंगे, पी डी एल अपॉन 2TE 1 माइनस 1 अपॉन, ये लंबाई में परिवर्तन का फॉर्मूला निकल कर आ गया, PDL अपॉन 2TE 1 माइनस 1 अपॉन एम। और ये जो है हमारा विकृति का फॉर्मूला है, यानी कि अंधेर विकृति, दोनों में अंतर है। इस बात को ध्यान रखिए कि दोनों मिक्स नहीं है, दोनों आपको जब भी पूछा जाए कि अंधेर विकृति ज्ञात करो, तो विकृति में आपका ये एल यहीं पर रहेगा, आपको डेल्टा एल अपॉन एल पूछ रहा है। और जब भी आपसे पूछ दिया जाए कि लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करो, तब आपको इस एल को उठा के यहाँ पर गुणा कर देना है, ये हो जाएगा PDL अपॉन 2TE 1 माइनस 1 अपॉन एम। तो दोनों फॉर्मूले पर बहुत ही ध्यान से आपको ये यूज करने हैं, क्या क्या विकृति पूछ रहा है, क्या परिवर्तन पूछ रहा है, दोनों में आपको थोड़ा सा पढ़ना है कि आप एक्चुअली में पूछा क्या जा रहा है। तो विकृति के लिए ये है अंधेर विकृति, और लंबाई में परिवर्तन के लिए ये है हमारा फॉर्मूला अंधेर विकृति का, अंधेर लंबाई में परिवर्तन का। अब हम लोग आते हैं परिधीय विकृति पर। परिधीय विकृति नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है परिधीय विकृति। गिनती के 7-8 फॉर्मूले हैं केवल, वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। क्या है परिधीय विकृति? परिधीय विकृति को हम लोग लिखेंगे सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन यानी कि लंबाई की दिशा के लंबवत हुई विकृति को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन या परिधीय विकृति। इसको हम लोग हूप विकृति भी कहते हैं। तो EH से नोट कर ले रहा हूं मैं इसको, EH, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर y जो है वो मेरा अंधेर में के रूप में काम करेगा, और x जो हो जाएगा वो मेरा पार्श्व हो जाएगा, x जो होगा मेरा पार्श्व हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है इसमें, इस केस में EH बराबर EY का मान हम PD अपॉन 2TE माइनस सिग्मा का मान है PD अपॉन 4T और ME। ये लीजिए EH बराबर हो जाएगा, कुछ कॉमन ले रहे हैं तो PD अपॉन 2TE अभी भी कॉमन है, 1 माइनस 1 अपॉन 2m। वहां पर 1 माइनस 1 अपॉन m था, यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन 2m है। ध्यान से देखिए, PD अपॉन 2TE 1 माइनस 1 अपॉन 2m है यहाँ पर परिधीय विकृति के लिए। अगर इसी की मैं बात करूं तो परिधीय विकृति को EH जो होता है वो हो जाएगा डेल्टा D अपॉन D, क्योंकि हम लोग अभी सर लंबाई के दिशा में ना लेके लंबाई की दिशा के लंबवत क्या रहेगा, डायमीटर मिलेगा मुझे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा D अपॉन D, यानी कि व्यास में परिवर्तन अगर पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए परिधीय विकृति ज्ञात करो तो ये है, और व्यास में परिवर्तन पूछ लिया जाए तो व्यास में परिवर्तन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है डेल्टा D अपॉन D,
इक्वल टू पी डी अपॉन 2TE और 1 माइनस 1 अपॉन 2m। अगर आपसे पूछा जाए व्यास में परिवर्तन ज्ञात करो, व्यास में परिवर्तन यानी कि डेल्टा डी अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, इस डी को उठाकर यहाँ कर देंगे तो पी डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एक डी पहले से ही है, 2TE 1 माइनस 1 अपॉन 2m। इसको नोट कर लीजिए, पी डी स्क्वायर अपॉन 2TE 1 माइनस 1 अपॉन 2m, पी डी स्क्वायर अपॉन 2TE 1 माइनस 1 अपॉन 2m। तो ये हो गया हमारा परिधीय विकृति। अब एक लास्ट बचता है आयतन विकृति। भाई एक्स की दिशा में हुई विकृति मान ली हम लोगों ने ज्ञात कर ली, अनुदैर्ध्य हो गई। वाई की दिशा में हम लोगों ने विकृति ज्ञात कर ली, परिधीय हो गई। लेकिन अगर दोनों दिशाओं में एक साथ विकृति हो जाए तो क्या कहते हैं हम लोग, आयतन विकृति। क्या कहते हैं, आयतन विकृति। तो आप देख लेते हैं हम लोग, थर्ड जो होता है वो तो ये आयतन विकृति। थर्ड हो जाएगा आयतन विकृति। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक्चुअल में होता क्या है, ई वी इक्वल टू क्या होता है, एक्स की दिशा में हुई विकृति प्लस वाई की दिशा में हुई विकृति प्लस जेड की दिशा में हुई विकृति को हम लोग कहते हैं आयतन में विकृति। एक्स की दिशा में हुई विकृति प्लस वाई की दिशा में हुई विकृति प्लस जेड की दिशा में हुई विकृति को कहते हैं हम लोग आयतन विकृति। और यहाँ पर क्या है, ई वाई और ई जेड दोनों ही हमारे ई एच के बराबर था। ई वाई जो है, ई जेड जो है, वाई और जेड यानी कि एक दिशा में अगर अंधेर हो रही है तो बाकी दो में क्या होगी, ऑटोमेटिकली पार्ट्स होगी। यदि एक्स की दिशा में हुई अंधेर हो रही है तो बाकी दो में क्या हो जाएगी, पार्ट्स हो जाएगी। पार्ट्स यानी कि रूप स्टैंड के रूप में हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। यानी कि देखा जाए तो ई वी इक्वल टू हो जाएगा ई एल प्लस ई एच प्लस ई एच, यानी कि ई वी इक्वल टू हो जाएगा ई एल प्लस 2 ई एच, यानी कि अंधेर विकृति प्लस पार्श्व विकृति। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आयतन विकृति, अब देखिए क्या होता है, हम लोगों ने दोनों चीज निकाली हुई है। इसका नाम हम लोगों ने निकाला पी डी अपॉन 2TE 1 माइनस 1 अपॉन m। ये हम लोगों ने निकाला था पी डी अपॉन 2TE 1 माइनस 1 अपॉन m प्लस 2। इसका हम लोगों ने निकाला था पी डी अपॉन 2TE 1 माइनस 1 अपॉन 2m। ये चीज हम लोगों ने अभी अभी निकाली है, पी डी अपॉन 2TE 1 माइनस 1 अपॉन m इसके लिए था, और 2 की जगह 2 पी डी अपॉन 2TE 1 माइनस 1 अपॉन 2m ये हमारा था परिधि विकृति। अब इसको ही थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है, पी डी अपॉन 2TE जो है वो कॉमन है, पी डी अपॉन 2TE दोनों में आ रहा है, पी डी अपॉन 2TE कॉमन आ रहा है। जो बच रहा 1 माइनस 1 अपॉन m, इस 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो प्लस 2 माइनस 2 अपॉन m 2 अपॉन 2m, ये लीजिए। तो बाद में काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या किया मैंने, सिंप्लीफाई कर लिया, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं। पीवी इक्वल टू हो गया पी डी अपॉन 2TE 1 माइनस 1 अपॉन m, ये भी 1 अपॉन m हो गया, 1 प्लस 2। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये हो गया 3 माइनस 2 अपॉन m।
1/2 - 1/m था यहाँ पर, 1/2 - 1/m था, यहाँ पर 1 नहीं था, 1/2 - 1/m था, 1/2 - 1/m था, 1/2 - 1/m था। इसको एक बार फिर से मैं नोट कर दे रहा हूँ, 1/2 - 1/m, इसको अभी नोट कर लीजिए, मैं इसको दोबारा से आपको देख लूंगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो। 1/2 - 1/m है, तो ये हो जाएगा 2 4 5/2 - 2/m। ये हो गया मेरा आयतन विकृति, ये हो गया मेरा आयतन विकृति 5/2 - 2/m। और अगर पूछा जाए आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, तो ये क्या है, डेल्टा V अपॉन V का ही एग्जांपल है, ये क्या है, डेल्टा V अपॉन V। तो क्या करेंगे, V का अंदर बड़ा कर देंगे, P D V अपॉन 2TE 5/2 - 2/m, 5/2 - 2/m। ये आयतन में परिवर्तन आ गया। ये आयतन विकृति हो गया, और ये हो गया आयतन में परिवर्तन, P dV अपॉन 2TE 5/2 - 2/m। ये हो गया आयतन में परिवर्तन। इसमें कुछ कंफ्यूजन है 1/2 में या 2 में, तो उसको एक बार और देख लेते हैं, हो सकता कुछ गड़बड़ हो गई हो, हम सही हो गई हो, कोई चीज रटी हुई नहीं है, हो सकता कुछ वहां पर दिक्कत हो सकती है। ई एल बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, तो सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस सिग्मा वाई अपॉन एम ई, ये था सिग्मा एक्स का मान पी डी अपॉन 4TE, पी डी अपॉन 4TE माइनस ये था पी डी अपॉन 2TME, ई एल पी डी अपॉन 2TE कॉमन है, हाँ यहाँ पर 1/2 बच रहा है, यहाँ 1 निकाल दिया था, 1/m। यहाँ पर 1/2 बच रहा है, हो सकता है मैंने गलती से शायद 1 लिखवा दिया है आपको, तो वहां पर आप करेक्शन कर लेना। यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 4 है ना, यहाँ 4 की जगह यहाँ पर आपका 2 बचेगा, 1/2 - 1/m। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप वहां पर करेक्शन कर लेना। यहाँ पर 4 है, हो सकता है गलती से कुछ और लिख गया हो, तो आप उसको करेक्शन कर लें। पी डी अपॉन 2T 1/2 - 1/m, ये होगा मेरा अनुदैर्घ्य विकृति है, चल रही है मेरी अनुदैर्घ्य विकृति, और यही डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, तो पी डी एल अपॉन 2TE 1/2 - 1/m। करेक्शन कर लीजिए, हो सकता शायद गलती होगी हो, मुझे ध्यान नहीं है। तो ये हो गया मेरा, अब हमारा बेलनाकार खोल पूरी तरह से खत्म हो गया है, बेलनाकार खोल जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। बेलनाकार खोल में हम लोगों ने प्रतिबल देख लिया, बेलनाकार खोल में हम लोगों ने विकृति देख ली। दो प्रकार के प्रतिबल हैं आपके, अनुदैर्घ्य प्रतिबल, परिधीय प्रतिबल, पीडी अपॉन 4T और पीडी अपॉन 2T। विकृति देख ली हम लोगों ने, अनुदैर्घ्य विकृति और परिधीय विकृति और आयतन विकृति। अब लास्ट में हम लोग देख रहे हैं गोली खोल में विकृति। लास्ट में हम लोग देखते हैं गोली खोल में विकृति। इसके लिए आपको हेडिंग नोट कीजिए, गोलीय खोल में विकृति, गोली खोल में विकृति। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ई स्फीयर। स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई, इसमें गोली खोल में क्या होगा, एक अनुदैर्घ्य होगी, बाकी दो ऑर्डरिंग पास हो जाएंगे, यानी कि इसमें जो गोली खोल में विकृति आएगी वो केवल एक विकृति आएगी, गोली खोल में परिधीय विकृति केवल आएगी, केवल और केवल आएगी परिधीय विकृति, और दूसरी नहीं आएगी, केवल और केवल आएगी परिधीय विकृति। परिधीय
विकृति, ई एच किस नाम से दिया है, ई अकेले से दिया है आपका, इसमें ई एल अपॉन ई माइनस ई एच अपॉन एम ई, एक अनधैर्य है, बाकी तो पार्श्व है, और इसमें अनधैर्य और पार्श्व बिल्कुल सेम टू सेम ही है। जो अनधैर्य है वही मेरा पार्श्व है। क्या था मेरा, ई एच बराबर पी डी अपॉन टू टी, बिल्कुल सेम ही था। तो यहां पर लिख देंगे इक्वल टू पी डी अपॉन टू टी ई माइनस पी डी अपॉन टू टी एम ई बराबर आ गया पी डी अपॉन टू टी ई, कॉमन आ गया 1 माइनस 1 अपॉन पी डी अपॉन टू टी ई 1 माइनस 1 अपॉन एम, पी डी अपॉन टू टी ई 1 माइनस 1 अपॉन एम। ठीक है, यहां पर क्या, ये जो ई है यहां पर अगर पूछा जाए तो गोली खोल में केवल और केवल व्यास में परिवर्तन होता है, वहां लंबाई तो होती नहीं है। तो इसको हम लोग डेल्टा डी अपॉन डी भी लिख सकते हैं। इसको परिधि विकृति है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डी अपॉन डी। यानी कि अगर कहा जाए कि व्यास में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, व्यास में परिवर्तन यानी कि डेल्टा डी का मान पूछा जाए, डेल्टा डी इक्वल टू क्या कर देंगे, पी डी स्क्वायर अपॉन टू टी ई 1 माइनस 1 अपॉन एम। ये तो इसमें आपको एक ही विकृति होगी, एक ये हो जाएगी, एक हो जाएगी हमारी आयतन विकृति। ठीक है, एक हो जाएगी हमारी आयतन विकृति, परिधि विकृति होगी पी डी अपॉन टू टी ई, पी डी अपॉन टू टी ई 1 माइनस 1 अपॉन एम। अब दूसरी होती है हमारी आयतन विकृति। अभी एक बार और रिवाइज कर लेंगे सारे फॉर्मूले। आयतन विकृति यानी कि ई वी क्या होता है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, यही होता है। ई वी बराबर ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, और यहाँ पर जो है ये तीनों ही इक्वल है। यहाँ पर जो है वो ई एक्स बराबर है ई वाई इक्वल टू ई जेड इक्वल टू ई के बराबर है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक्स वाई और जेड जो है वो सब ई के बराबर है, यानी कि ई वी जो है वो ई प्लस ई यानी कि 3e के बराबर है। और e का मान अभी अभी हम लोगों ने नोट किया यहाँ पर, तो ई वी इक्वल टू हो जाएगा 3pd अपॉन 2te 1 माइनस 1 अपॉन एम। ये लीजिए, ये लीजिए, ये आ गया हमारा आयतन विकृति। ये आ गया हमारा आयतन विकृति 3pd अपॉन 2te 1 माइनस 1 अपॉन एम। ये आ गया हमारा आयतन विकृति। अब पूछा जाए आयतन में परिवर्तन ज्ञात करो, तो क्या करना है, इस v को गुणा कर देना यहाँ पर। यदि कहा जाए आयतन में परिवर्तन ज्ञात करो, क्या कहा जाए, आयतन में परिवर्तन, तो आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन वी, इसको लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, डेल्टा v अपॉन वी। तो डेल्टा v बराबर क्या हो जाएगा, 3pd v अपॉन 2te 1 माइनस 1 अपॉन एम। ये आ गया आयतन में परिवर्तन, ये आ गया व्यास में परिवर्तन। डेल्टा v और डेल्टा d दोनों ही हमारे फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए आपको, तभी आपको एग्जाम में सवाल बनेंगे।
चलिए 3/2 पी डी वी अपॉन 2 टी 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन। यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है पतले बेलनाकार एवं गोली खोल की। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर आपका थ्योरी का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, न्यूमेरिकल पोर्शन बच रहा है केवल। तो न्यूमेरिकल पोर्शन अब हम लोग कल देखेंगे, आज हम लोग केवल केवल यहीं पर देखते हैं। इसके एक एक फॉर्मूले आपने टोटल फॉर्मूले देखिए कितने नोट किए हैं। पहले हम लोगों ने बेलनाकार खोल देखा है, बेलनाकार खोल में हम लोगों ने देखा है प्रतिबल, प्रतिबल में हम लोगों ने देखा है सिग्मा एल जो कि था पी डी अपॉन 4t और सिग्मा सी जो कि था पी डी अपॉन 2t। ये तो हम लोगों ने देखा बेलनाकार खोल में। और अब फिर हम लोगों ने देखा विकृति, फिर हम लोगों ने देखी विकृति, इसमें हम लोगों ने देखा है ई एल बराबर देखा हम लोगों ने पी डी अपॉन 2t ई 1/2 माइनस 1 अपॉन एम, ये देखा हम लोगों ने। और ई एच यानी कि परिधि विकृति देखा हम लोगों ने पी डी अपॉन 2t ई 1 माइनस 1 अपॉन एम। ऐसा कुछ हो सकता है, इसमें कुछ मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी आप सही लिख रहा हूं पी डी अपॉन 2t ई, चेक करते रहना आप लोग भी। पी डी अपॉन 2t ई 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एम, ठीक है। पी डी अपॉन 2t 1 माइनस 1 अपॉन एम, और देखा हम लोग लास्ट में ई बी इक्वल टू पी डी अपॉन 2t ई 5/2 माइनस 1 अपॉन 5/2 माइनस 1 अपॉन एन, 5/2 माइनस 2 अपॉन एन, 2 अपॉन एन। तो ये था हमारा बेलनाकार खोल में प्रतिबल, और ये थी हमारी बेलनाकार खोल में विकृति। तो बेलनाकार खोल में आपके टोटल 5 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 और 5। केवल केवल ये 5 फॉर्मूले हैं आपके बेलनाकार खोल में। और रही बात गोली खोल में, गोली खोल में प्रतिबल पी डी अपॉन 2t अकेला आया था, और दो हमारे जो है वो विकृति है, उसको भी देख लेते हैं। ये होगा बेलनाकार खोल का, हम लोगों ने इतनी पूर्वी आज देखी। अब देखते हैं गोली खोल में क्या क्या देखा हम लोगों ने। गोली खोल में देखा हम लोगों ने प्रतिबल सिग्मा एस बराबर पी डी अपॉन 2t, ठीक है। और देखा हम लोगों ने विकृति, विकृति में हम लोगों ने देखा सिग्मा सी यानी कि परिधि विकृति और सिग्मा वी। फॉर्मूले अभी हम लोग नोट कराए हैं, जो भी हो वो आप लोग देख लेना। तो ये हो गए हमारे 3 फॉर्मूले इसमें हैं, और 5 फॉर्मूले इसमें हैं, 5 6 7 टोटल 8 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। इसके अलावा ये आपको डायरेक्ट याद करने होंगे, तभी हम लोग इसके फॉर्मूले इसके न्यूमेरिकल लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल हम लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल के साथ। तब तक आप लोग इसके फॉर्मूले वगैरह थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़ लेना, लिख लेना कहीं पर भी, या याद कर लेना, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, इस पर आप लोग गैप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो ये आपका कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल होंगे मैं आपको कल जरूर से जरूर इसको बता दूंगा। इसके बाद हम लोग शायद टॉर्जन देख लेंगे, ठीक है। टॉर्जन भी छोटा सा चैप्टर है, 2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। तो सिलेबस लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो आप इसको अपलोड देख लीजिए। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।